आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, स्पेशली आर्टिकल 12 को। तो हेलो फ्रेंड, आई एम निशु एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो बेसिकली मैग्ना कार्टा एक चार्टर ऑफ राइट्स है जो कि किंग जॉन के द्वारा इशू किया गया था 1215 में, और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जिसमें फंडामेंटल राइट्स के लिए बात की गई थी और जो सिटीज़न ऑफ इंग्लैंड थे उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था। तो फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से प्रोटेक्ट करता है कि स्टेट अपने मनमाना तरीके से कोई काम ना करे। इसके लिए फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो सबसे पहले इसमें 7 को फंडामेंटल राइट्स थे। ऑल्दो 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो आर्टिकल 31 था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी, उसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। तो अब जो फंडामेंटल राइट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें इंक्लूड होता है राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है, और राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से 22 है, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस आर्टिकल 23 से 24 तक है, एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है, एंड राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है, एंड द लास्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो कि दिया गया है आर्टिकल 32 में। फंडामेंटल राइट्स को हम ऑर्डिनरी लॉ के सुपीरियर भी कहते हैं। एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एक ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स को सुपीरियर हम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड होता है और प्रोटेक्टेड किया जाता है। तो एक्चुअली फंडामेंटल राइट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि टू एस्टैब्लिश अ रूल ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होती हैं टू ऑल पर्सन, वेयर एज कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ऑल पर्सन की बात की गई है, तो ऑल पर्सन का मतलब है नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि कोई कंपनी या फिर कॉरपोरेशन, तो इनको भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है। तो अब बात आती है क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट इन नेचर है? तो जी नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, इट कैन बी सस्पेंडेड। ये सस्पेंड किया भी जा सकता है, मे बी ड्यूरिंग एमरजेंसी या फिर इन केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। समटाइम्स ऐसे कई बार केसेस आए हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं अगेंस्ट स्टेट, ना कि किसी इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है हमारा। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इन दिस पार्ट unless the context otherwise requires, the state includes the government and the parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन दिया गया है उससे ये पता चलता है कि स्टेट 4 चीज़ों को इंक्लूड करती है। द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the government and the legislature of each states, or local authorities and other authorities। तो ऊपर की 2 चीज़ें तो बहुत ही क्लियर है। अगर हम बात करें लोकल अथॉरिटी की, तो जनरल क्लॉज में इसके बारे में बताया गया है कि लोकल अथॉरिटी क्या होती है। तो लोकल अथॉरिटी का मतलब है, जैसा कि जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में दिया गया है इसका डेफिनेशन, जो इंक्लूड करता है म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। सो अब बात आती है, यहाँ तक तो सब सही था। व्हाट इज़ अदर अथॉरिटी? तो जब हम अदर अथॉरिटी की बात करते हैं, जैसा कि इसकी डेफिनेशन कहीं दी नहीं गई है, किसी लॉ में डिफाइन नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, काफ़ी जजमेंट पास किए गए हैं इसके रिस्पेक्ट में, जिससे ये पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ अदर अथॉरिटी इज़। तो जजमेंट के हिसाब से ये पता चलता है अदर अथॉरिटी वो सारी अथॉरिटी इंक्लूड करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि
जो अथॉरिटी है वो कोई गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो अदर जजमेंट से ये पता चला था, जैसे कि अगर बात करें स्पेशली इन केस ऑफ रमन डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसमें ये कहा अदर अथॉरिटी का मतलब है इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो एज ए एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट की तरह वर्क कर रहा है कॉरपोरेशन, वो भी अदर अथॉरिटी मानी जाएगी। और वो भी बॉडी अदर अथॉरिटी में इंक्लूड की जाती है जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज पाती है गवर्नमेंट से और जिनमें डीप परवेसिव कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। उस स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को भी हम अदर अथॉरिटी मानते हैं और जिसको हम स्टेट कहते हैं। तो अब बात आती है कि हमने स्टेट को डिफाइन ही क्यों किया, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन दी ही क्यों गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन इस ऑब्जेक्टिव के साथ दिया गया था क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होती है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टेट एक्चुअली होता क्या, किसको हम स्टेट कहेंगे और किसके अगेंस्ट ये राइट्स अवेलेबल। तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है अंडर आर्टिकल 12 में, वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट के लिए एप्लीकेबल है। एक तो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है और एक पार्ट 4 के लिए एप्लीकेबल है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी वीडियो का। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।